संतोष कुमार और आज हम आपके साथ शो में मौजूद हैं, लाइव शो। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर अभय कुमार फ्राम भारत से हैं, इंडिया से हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि हम जो अपने आप में एक पीस बिल्डअप कैसे कर सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको तहे दिल से शुक्रगुजार मैं करता हूँ कि आपने हमारे शो को टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। कैसी है तबीयत आपकी? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने में बुलाया और मुझसे बात की। जी जबरदस्त। अच्छा अभय जी, जैसे कि मैंने काफी पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था, तो काफी लोग जो है ना आपकी फ्रेंड सर्कल में हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल में है, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। जैसे आप डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और काफी और सोशल वर्कर भी हैं, लोगों से मिलते हैं, कनेक्शन बिल्ड करते हैं। इसका क्या फायदा होता है? और मैं चाहूंगा कि आप अपना मुख्तसर तारुफ भी बताएं, कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं, काफी दोस्त आपको अच्छी तरीके से जान पाए। जी, मेरा नाम अभय कुमार है। मैंने अभी अभी कुछ साल पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको आप जेएनयू के नाम से जानते हैं, वहां से मैंने पीएचडी मुकम्मल की है। और मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। मैंने वहीं से मतलब उसी मौजू पे यहाँ पे आपको पता है हिंदुस्तान में ये मुसलमानों के जो आइली कानून है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल लॉ, उसको लेके काफी सारा यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसी से मुतालिक मैंने पीएचडी की है। खासकर मैं समाजी इंसाफ और अकलियतों के जो मसाइल होते हैं, जो उनके उमूर होते हैं, उसी के बारे में मेरी दिलचस्पी है। आजकल मैं बच्चों लोगों को उर्दू भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी काफी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। और इसके अलावा मैं अखबार में और मैगजीन में मैं कुछ लिखते रहता हूँ, और एक समाजी जहदकार भी हूँ। और जो भी एक पीस के लिए, एक अमन के लिए जो भी हो सकता है, जो भी इंसाफ के लिए, जो भी मसावत के लिए, उसके लिए हम सब मिल के काम करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि हथियार, गोला बारूद से, दीवारों को खड़ा करने से, सिपाही और बंदूक को बैठा देने से अमन कायम नहीं होता है। अमन कायम करने के लिए आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जो जो लोग हैं, जो उनके हक हैं, जो उनके हुकूक है, उनको देना होगा। जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। जी भाई। बिल्कुल सही बताया आपने डॉक्टर अभय कुमार। अच्छा अभय जी, मुझे बताएं कि देखा जाए दोनों तरफ जो है पॉवर्टी है, उसका हम कोशिश कर रहे हैं सब अपने हिसाब से, जो कहते हैं ना अपने हिस्से का जो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि हम दोनों मुल्कों में किस तरह से एक पीस बिल्डअप कर सकते हैं, लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकते देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं, जो आम जनता है, जो पीपल हैं, उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप अमृतसर जाते हैं और अमृतसर के पास हम जब बाघा के बॉर्डर पे जाते हैं, तो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि यहाँ से वो देखो जो रोशनी आ रही है वो लाहौर है। तो हमें बड़ा अफसोस होता है और बड़ा दिल दुखता है कि हम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हम अपनी गाड़ी को लेके आपके मुल्क में नहीं जा सकते हैं। वही हाल आपका भी है। अगर आप लाहौर के पास जो आपका बॉर्डर होता होगा, वहां से अगर आप देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि देखो अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वो वहां पे है। और बहुत बड़े बड़े शायर और बहुत बहुत बड़े राइटर जो हैं अमृतसर में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए हैं। एक जमानों में सिनेमा, फिल्म, कल्चर, सकाफत का वो गहवारा था। तो ये हमने मुल्कों को बांट दिया। और मुल्कों को क्यों बांटा, हमें भी पता है। हम किसी एक खास सियासी लीडर को हम जिम्मेदार यहाँ नहीं ठहराएंगे। किसी और दिन उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। हमने सारी चीजों को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखा। और जब मुल्क आजाद होने का वक्त आया, तो हमने 100 सालों से और 50 सालों से और 70 सालों से हमने तो लड़ाई की थी। लेकिन जब मुल्क को बचाने का जब वक्त आया, जब अपनी हुकूमत बनाने का वक्त आया, तो वहां पे हमने बड़ी जल्दबाजी कर दी। फिर हमने दयानतदारी नहीं दिखाई। हमारे अंदर में एक क्या कहें, एक बुराई पैदा हो गई। और उसकी वजह से हमने इतने लोगों के साथ धोखा किया। और मुल्क का जो तकसीम हुआ, आपको मुल्क की तकसीम जो हुई, आपको पता ही कितने लोग मरे हैं। खासकर जो पंजाब का सूबा है, वहां पे कितने, चाहे इस तरफ के लोग हों चाहे उस तरफ के लोग हों, दोनों तरफ से मरे। जो मुसलमान भाई हमारे थे,
जब तक वो पाकिस्तान के बॉर्डर में इंटर नहीं करते तब तक तो उनकी जानो माल खतरे में थी, और जब तक हमारे सिख भाई और हिंदू भाई जब तक वो हिंदुस्तान के बॉर्डर में नहीं आते थे तो तब तक उनके साथ ज्यादती की गई, औरतों के साथ जना किया गया, उनको काटा गया, मारा गया। जो सरपसंद थे वो ट्रेन में घूम घूम के पूछ रहे थे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और लोगों को मारा जा रहा था। ये बातें जो कृष्ण चंद और आपको बेदी साहब और जो भी बड़े बड़े मंटो साहब, इन्होंने इस बात को कलमबंद किया है। अमृता प्रीतम जो हैं, सब लोगों ने अपने नज्म के तहत, स्टोरी के तहत, अफसाने के तहत, नॉवेल के तहत ये सारी बातें कही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चीजें गुजर गई, जिनकी जानें चली गई, हम तो कोई ऊपर वाले तो हैं नहीं कि हम उनके राह उनकी जान में जान को फूंक दे। हम कोई हजरत ईसा तो नहीं है, मसीह तो नहीं है कि हम किसी मुर्दे को छू दें और वो जिंदा हो जाए। लेकिन कम से कम हमारे दिमाग के अंदर में जो शैतान बैठा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। और मैं ये बार बार कहता हूं कि ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं है। अगर पाकिस्तान वाले समझते हैं कि हिंदुस्तान की हस्ती को मिटा के हम खुश हो जाएंगे, या हम हिंदुस्तान वाले समझते हैं कि पाकिस्तान की हस्ती को मिटा के हम बहुत ही अमन में आ जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी जो लड़ाई का जो जड़ है वो तो आपके खानदान के अंदर में है। अगर आपके माता पिताजी, आपके वालिदैन के पास 2 दुकानें हो, जमीन हो, तो सबसे बड़ा झगड़ा तो उनके भाई के बीच में होता है। वो तो एक मजहब के लोग होते हैं, वो तो एक धर्म के लोग होते हैं, फिर उनके बीच में क्यों इतनी लड़ाई होती है? अगर आप शरह क्राइम को देखें, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में देखें, तो वहां तो कोई हिंदू नहीं जा रहा है किसी मुसलमान को मारने के लिए, और कोई मुसलमान तो हिंदू को मारने के लिए इंडिया में नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? आप कोरोना लॉकडाउन के दौरान देखें, ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई है। कोरोना वबा ने जितने लोगों की जान नहीं ली, इतना बड़ा मुल्क है। और मुझे तो बड़ी हंसी आती है, मैं पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ाता हूँ तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के ममालिक में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो 2020 और 40 में पता नहीं वो अमेरिका से भी बड़ी हो जाएगी। मैं सर पकड़ लेता हूँ कि जो मुल्क ऑक्सीजन फराहम नहीं कर सकता है लोगों के लिए, जो 5 किलो अनाज नहीं दे सकता है, जो मास्क फ्री में नहीं बांट सकता है, वो मुल्क कैसे बन पाएगा? अगर बन भी जाए, दुनिया का वो सबसे अमीर तरीन मुल्क भी बन जाए, लेकिन अगर आवाम अगर वहां पे बदहाल है, तो मेरे लिए वो मुल्क जो है अमीर तरीन नहीं है, वो गरीब तरीन मुल्क है। अच्छा, जबरदस्त बात की आपने। काफी सारे ये जितना जैसे इस पहलू को हम सीखेंगे या इस टॉपिक को बात करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें जो चीज़ हो गई है वो चीज़ को छोड़ के हमें अब जो है ना लोगों के जहन को क्लियर करना है। हमें किस तरह से वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, लोगों के पास, लोगों के जहनों में जो नेगेटिविटी है वो खत्म करनी। तो उसके लिए देखिए बहुत ही जी जी बहुत ही सिंपल, इसका आसान है। देखिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी का मतलब जो सलामती है आपकी, उसका थ्रेट, उसका खतरा कहाँ से है। तो एक जो पुराने स्कॉलर लोग हैं वो कहते हैं कि खतरा, जो रियासत का जो खतरा है ना, वो दूसरी रियासत से है। तो मैं सर पकड़ लेता हूँ कभी कभी, मैं बोलता हूँ कि अरे यार, हिंदुस्तान को खतरा पाकिस्तान से है और पाकिस्तान को खतरा हिंदुस्तान से, या हिंदुस्तान को खतरा जो बेईमान हिंदुस्तानी हमारे अंदर बैठे हुए उनसे है। हिंदुस्तानियों को सबसे ज्यादा परेशानी आपकी हुकूमत कर रही है या हमारी हुकूमत कर रही है, जो अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती है? आप बताइए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन अगर जंग भी हुई, उसके बाद उसमें लोग मरे भी, तो आप देखेंगे कि जितनी अमवात जंग में नहीं है उससे 1000 गुना ज्यादा लोग हमने भूखमरी से लोगों को मार डाला है। हमने उनको गुर्बत की वजह से मार डाला है। हमने उसको कोरोना की वबा के दौरान हमने उनको ऑक्सीजन दिए बगैर उनको मार दिया है। तो मैं बहुत ही सच्चे मन से इस बात को मानता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि यार थ्रेट जो है ना, जो खतरा जो है ना, वो बाहर से नहीं आता है, वो कहानियों में बात कही जाती है ताकि आप लोगों को गुमराह कर सकें। थ्रेट का जो हिस्सा है, वो जो खतरा है, वो अंदर से आपकी मईशत कैसी है, आपका समाजी निजाम कैसा है, आपके अंदर में बराबरी है कि नहीं, आपके मुल्क में जो अकलियत है उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है कि नहीं, आपके मुल्क में जो खवातीन है उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है कि नहीं, बजट का जो हिस्सा है वो सेहत अम्मा पे खर्च किया जाता है या तालीम पे, या उसको असलहा खरीदने पे किया जाता है, टैंक बारूद बनाए जा रहे हैं या स्कूल खोले जा रहे हैं। ये सवाल हिंदुस्तान पे भी लागू है कि हम कितने पैसे को का स्कूल खोलते हैं, कितने अस्पताल खोलते हैं, और कितने का ड्रोन और कितने का क्या क्या हवाई जहाज और लड़ाकू तैयारा हम लगा लाते हैं। तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे मुतनाज़े सवालात हैं, उसका हल जरूर होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि दोनों ममालिक को बैठ के इस मसले को ठीक करना चाहिए, और गलतियां दोनों तरफ से हुई है, और इसके लिए एक ईमानदारी हो, एक अच्छी पहल हो,
तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता है। जब किसी विवाद का, किसी कंट्रोवर्सीज का की जड़ जो है इंसान के दिमागी फतूर है, तो उसको आप दूर भी कर सकते हैं। जी, जबरदस्त बात की आपने। अच्छा अबे सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखा जाए कि जो मुल्क हैं या सिटी हैं या शहर है, वो एक ही ज़मीन पे है, या वो ऊपर नीचे नहीं है। मसला ये है कि लोगों के जहन है ना, जहन में चेंजिंग है। उनकी सोच है ना, सोच सबको बराबर दी गई है, लेकिन सोच में फ़र्क है। उस सोच को हम एक जैसी किस तरह से कर सकते हैं, उस सोच को हम मुतहद सोच किस तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक फर्क करना होगा कि हम अपनी लड़ाई हम जहां पे हैं वहां से शुरू करेंगे। देखिए, हो सकता है कि अच्छा, हिंदुस्तान की कुछ लड़ाई की बात हम नहीं करेंगे यहाँ, किसी नहीं 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 हम नहीं जस्ट पीस। नहीं नहीं नहीं, हाँ, लड़ाई का मतलब देखिए, लड़ाई का मतलब मैं स्ट्रगल के सेंस में कर रहा हूं। मैं वही जदोजहद जिसको आप, हाँ, जदोजहद जी, कहेंगे, स्ट्रगल स्ट्रगल के सेंस कहेंगे। में कर रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप जहां पे रहते हैं, लड़ाई का मेरा मुराद कोई, देखिए, तशद्दुद और हिंसा और वायलेंस मेरा नहीं है। लड़ाई का मतलब है एक जुल्म के खिलाफ बोलना है, गलत चीजों के खिलाफ बोलना। देखिए, बिल्कुल। हिंदुस्तान की कुछ पॉलिसी से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, पाकिस्तान की कुछ पॉलिसी से हिंदुस्तान का हो रहा होगा। ये चीजें हैं देखिए, क्योंकि जो जो है ना, दिमाग, जो शैतानी दिमाग के लोग हर तरफ कहीं ना कहीं वो मतलब कहीं ना कहीं बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो लार्जर प्रॉब्लम है, वो जो 99% जो प्रॉब्लम है, आपको अपने आसपास देखना होगा। मिसाल के तौर पे, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पे कोई मजदूर को कितनी मजदूरी मिल रही है, ये इसके लिए तो कोई हिंदुस्तानी सरकार जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। जो स्कूल का निजाम है, क्या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एसी के कमरे में पढ़ाया जा रहा है, उनके मार्क्स 99% आ रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं वहां बच्चों को पानी भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, उसके लिए आपको सवाल उठाना पड़ेगा। अगर आप जिस मुल्क में वहां पे जो अकलियत है, मान लीजिए हमारे यहाँ अकलियत मुसलमान है, आपके यहाँ अकलियत गैर मुस्लिम है, उनके साथ कैसे कैसे अच्छा सलूक किया जा रहा है, क्या उन जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन, तब्दीली मजहब कराया जा रहा है, उस पर आपके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उनकी बेटियों का, उनकी खवातीन के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। उनके जो मजहबी जो जो उनकी आजादी है उसके लिए आपके साथ खड़ा पड़ने पड़ेगा। सरकार से कहना पड़ेगा कि देखिए, मजहब का जो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है। हम गिरजाघर में जाए, हम मस्जिद में जाए, हम कलीसा में जाए, हम मंदिर में जाए, कहीं पर भी जाए, आप बिल्कुल फिक्स कि जो पॉलिटिक्स इस पे मत कीजिए। आप सिर्फ ये कहिए कि स्कूल में आपका बजट क्या होगा, तालीम के लिए क्या होगा, नौकरियां कितनी मिलेगी, और एक मुस्बत सोच बनाने की जरूरत है। होता क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1943 में एक लेक्चर दे रहे थे, गांधी जी, राना डे और जीना। और उन्होंने गांधी जी और जीना के मुकाबले में उन्होंने राना डे को उन्होंने ज्यादा अपने सोच के करीब पाया। राना डे जो थे वो महाराष्ट्र के थे, और उन्होंने कहा कि राना डे के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि समाजी इस्लाह यानी सोशल रिफॉर्म्स के बहुत बड़े पैरोकार थे। तो होता क्या है, समाज में है ना, पॉलिटिकल लड़ाई को बढ़ाना, पॉलिटिक्स करना, ये बहुत ही आसान है। अगर मैं कल हिंदुस्तान में घूमूं और कहूं कि हिंदुस्तान के सारे मसले के लिए आपका मुल्क जिम्मेदार है, एक दिन के अंदर में मैं नेता बन जाऊंगा, एक दिन के अंदर में मुझे बड़ा लोग कायद दे देंगे, मुझे ताजपोशी कर देंगे। लेकिन मैं कल जाके घूम के कहूं कि हमारी सरकार जो झुग्गियों के अंदर में पानी नहीं दे रही है, हमारी सरकार जो है लोगों को दवाई नहीं दे रही है, हमारी सरकार एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्च करती है, जात पात की वजह से हमारे जो दलित भाई हैं उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मतलब कम्युनलिज्म की वजह से और फरका परस्ती और हिंदू मुस्लिम झगड़े को बढ़ा के लोगों को बांटा जा रहा है, ये बात करना अगर शुरू कर दूं तो सरकार भी मेरे खिलाफ, पुलिस भी मेरे खिलाफ, समाज भी मेरे खिलाफ, और मेरा माँ बाप भी मेरे खिलाफ। वो बोलेगा, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम मुसलमानों की तरफदारी क्यों? नहीं मेरे दोस्त, जब आप समाजी इस्लाह की बात करेंगे, जमीन पे काम कौन कर रहा है, और धान और अनाज किसके घर में जा रहा है, फैक्ट्रियों में लोगों की मजदूरी कितनी मिल रही है, ये सारे मसाइल को उठाना पड़ेगा। और इस बिल्कुल बिल्कुल मसाइल से ही एक, एक, बिल्कुल, एक, आप सही एक कह रहे हैं। कुछ ना कुछ अब मुस्बत सर, चीजें अब ये मुझे ये निकलेगी। बताएं